नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे यहाँ पर कमोडिटीज की। अगर टॉप हेडलाइन देखें तो वो अभी भी सोने से निकल के आ रही है, जहां पर तेजी के साथ आज एशियन मार्केट्स में कारोबार है। $3200 प्रति आउंस के ऊपर के कारोबार, 3220 के आसपास के लेवल्स हैं। 3250 ऑलमोस्ट यहाँ पर सोना ऑल टाइम हाइज बना चुका है। तो एशियन मार्केट्स में खरीदारी फिर से लौटती हुई यहाँ पर कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक हफ्ते में 4% की तेजी है। अगर एक महीना देखा जाए तो कच्चा तेल अब भी 8% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन ओपेक की जिस तरह की स्टेटमेंट है और माना जा रहा है कि इस साल में ग्लोबल डिमांड ग्रोथ कमजोर रह सकती है, तो प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर गेहूं की, जहां पर हमने भावों में ऑफकोर्स थोड़ी सी स्थिरता बनते हुए देखी है। 35% की हार्वेस्ट अब तक बाजार में आ चुकी है। किस तरह से गेहूं के प्राइसेस, अवेलेबिलिटी और प्राइवेट ट्रेड बाइंग है, इस पर होगी बात। हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए वामन हरिपेठे के पार्टनर आशीष पेठे हैं, प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, और हमारे साथ जुड़ेंगे गेहूं पर बात करने के लिए वीट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि देश में 38% गेहूं की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में गेहूं की किस तरह की सप्लाई बन रही है, सरकार की प्रोक्योरमेंट यहां पर अच्छी खासी है, वहां पर लेटेस्ट नंबर्स क्या हैं, साथ ही साथ प्राइवेट ट्रेड किस तरह से खरीदारी कर रहा है और किस तरह से अपनी वो स्टॉक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सरकार से इन लेवल्स पे अब किस तरह की मांग है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। अजय जी नमस्कार। और क्लियरली वो नंबर्स यहाँ पर थोड़े से बेहतर आते हुए इन सेंस ऑफ अराइवल्स, 38% आवक का एज ऑफ नाउ बाजार पे क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है? देखिए, सबसे ज्यादा असर तो जो देखने को मिल रहा है वो मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इसी समय तक पिछले साल 1 मिलियन मुश्किल से प्रिक्योर हुआ था और इस साल जो है वो नंबर 2 मिलियन है। तो एमपी जो है फास्ट ट्रैक पे है और बाकी जो है पंजाब का नंबर लास्ट आएगा जहां तक प्रिक्योरमेंट है। थोड़ा बहुत हरियाणा में हुआ है प्रिक्योरमेंट, सॉरी राजस्थान में प्रिक्योरमेंट ठीक चल रहा है, बेटर देन एक्सपेक्टेड। एंड मेरे ख्याल से जो मौसम में जो है पिछले 3-4 दिन में जो है बदलाव आया है, इसके वजह से यूपी और पार्ट्स ऑफ हरियाणा थोड़ा स्लो जाएगा। लेकिन इवन हरियाणा में जो है रिपोर्ट्स एनकरेजिंग है ग्राउंड से। अजय जी, काफी सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्राइवेट खरीदारी जो है वीट प्रोक्योरमेंट की वो बेहतरीन है, एमएसपी से ज्यादा के प्राइसेस प्राइवेट ट्रेड दे रहा है फिलहाल। लेकिन प्राइवेट रेट की बाइंग काफी मार्जिनल है आज की तारीख में कंपेयर टू गवर्नमेंट का। जो मैक्सिमम अराइवल्स हो रही हैं वो एमपी में हो रही हैं आज की तारीख में। एंड वहां पे गवर्नमेंट मोस्ट एक्टिव है और ज्यादा माल जो है सरकार को ही तुला जा रहा है। प्राइसेस आप कैसे देखते हैं टू बिगिन विद, क्योंकि हमने बोनसेस आते हुए देखे हैं और जैसे आपने कहा सरकार अपने टारगेट के आसपास बहुत कम नहीं इस बार प्रोक्योर करती हुई नजर आएगी। किस किस तरह की प्राइस ऑफरिंग्स आप बनता हुआ देख रहे हैं? आज की तारीख में कोई जो है ज्यादा, थोड़ा सा एक क्वालिटी पे प्रीमियम हो गया है कुछ मार्केट्स में 1-8% का, क्योंकि रेन डैमेज और वाटर डैमेज जो है खास तौर पे यूपी के पार्ट्स, बिहार के पार्ट्स से रिपोर्ट हुआ है। थोड़ा बहुत हरियाणा से भी ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं। तो उन इलाकों में थोड़ा सा जो है प्राइवेट ट्रेड क्वालिटी को प्रीमियम दे रहा है 1-आधा%। पर एमपी जो है इस साल सरप्राइज ऑफ द पैक रहेगा। हो सकता है वो अपना जो एक 6 मिलियन टन्स का टारगेट है, सरकार उसको इस साल शायद क्रॉस कर दे। जिस तरह की खबरें हैं, ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश लीड कर रहा है जैसे आप हमें लगातार बता रहे हैं, राजस्थान यूपी से कुछ कुछ आवक आनी शुरू हो गई है। कोई नंबर है? बिकॉज जो लास्ट मैंने पढ़ा था वो शायद 3 मिलियन टन का था कि सरकार जितना अभी तक प्रोक्योर कर चुकी है। बिल्कुल, पिछले साल जो है लगभग 1-1.25 मिलियन टन इस समय तक प्रोक्योर हुआ था और आज की तारीख में वो नंबर 3 मिलियन टन है, जो मेनली एमपी की वजह से है और थोड़ा बहुत राजस्थान और बाकी पेरिफेरल स्टेट्स थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आज की स्थिति तो यही है। हम्म प्राइवेट ट्रेड आपने बोला एज ऑफ नाउ थोड़ी सी मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन किस तरह के प्राइसेस बनता हुआ नजर आ रहा है? और जैसे आपने पहले भी कहा था अजय जी कि मौसम का कोई बहुत बड़ा फर्क गेहूं पर हमने आता हुआ नहीं देखा, लेकिन पिछले हफ्ते भी जिस तरह के हेल स्टॉर्म्स थे और जिस तरह से कुछ गर्मी कुछ एरियाज में पड़ी है, क्या कटी हुई फसल पे इम्पैक्ट है? देखिए, थोड़ी बहुत जो है लॉजिंग की रिपोर्ट्स हैं इधर उधर और थोड़ा बहुत जो है लस्टर लॉस, वाटर डैमेज, डेफिनेटली यूपी बिहार में वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई मंडियों में उस तरह का माल भी आना शुरू हो गया है। पर मेरे ख्याल से वो ओवरऑल 2-3%, 4% ऑफ दैट स्टेट होगा। ज्यादा वरी नहीं है कि एज फार एज टोटल क्वांटम है उसमें कोई खास गिरावट की उम्मीद नहीं है। अजय जी, डिमांड पे ऊपर एक सेंस लेना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ किस तरह से दिखती है?
तो ये जो गर्मी के महीने हैं इधर जो है सबका लिक्विड इंटेक बढ़ जाता है और सबको जो है फ्रेश फ्रूट जूस वाटर कोल्ड ड्रिंक नींबू पानी ये चलता है। नॉर्मली सीजन में छुट्टियां रहती है, तो ये इस तरह के जो है कॉन्वर्सेशंस में कई सालों से सुनते आ रहा हूँ कि हम्म। अनटिल अभी जब सावन आएगा, बारिशें गिरेगी, तब असली डिमांड जो है वीट प्रोडक्ट्स में आनी शुरू होती है। अब जो है डिमांड लो लेवल पे ही रहती है इस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे स्टॉकिस्ट की डिमांड रहती है जो उस मार्केट को सपोर्ट करता है। तो स्टॉकिंग के लिए जो है डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिमांड चल रही है। अच्छा जी, हम यूजुअली देखते हैं कि बाय द टाइम थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर का आता है तब एक बात होनी शुरू होती है कि मांग बेटर है, सर्दियों से पहले का समय है, जो खरीदारी होनी होती है वो भी यहाँ पर हो चुकी होती है। जिस तरह की फसल की हम उम्मीद कर रहे हैं और जैसा सरकार प्रोक्योर कर पाएगी, आप कहेंगे ये साल उस तरह का प्राइस स्पाइक अप शायद नहीं दिखाएगा? ये साल जो है काफी, क्योंकि ऐसी ये भी उम्मीद है कि सरकार के हाथ में काफी सब्सटेंशियल स्टॉक रहेगा और गवर्नमेंट जो है मार्केट को जो है अच्छी तरह से इंटरवीन कर पाएगा, तो ज्यादा जो है कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इस साल में, क्योंकि फसल भी अच्छी है, सरकार के हाथ में भी अच्छा माल आ जाएगा एंड मोर और लेस बैलेंस्ड सिचुएशन रहेगी। अब आने 2 क्वार्टर के बाद जो है ऐसा कोई आज की तारीख में नहीं लगता है, अनलेस उस समय जो है आईएमडी कह दे कि अगले साल के मॉनसून में फिर जो है कोई फिर बदल है। ऑफ कोर्स वो 30 अप्रैल को उनकी पहली रिपोर्ट आएगी। एज ऑफ नाउ स्कैमेट की रिपोर्ट तो कह रही है 103 पर यहाँ पर नॉर्मल मॉनसून है। इन द लाइट ऑफ जो भी आपने हमें बताया है, अब आपको प्राइस रेंज कैसी लगती है? अब प्राइस जो आज की तारीख में मार्केट्स चल रहे हैं वो 1% अप डाउन का ही मार्केट है आने वाले 4-6 हफ्ते। कोई जो है सडन एक्शन नहीं होने वाला है ट्रेडर्स की तरफ से या कंज्यूमर्स की तरफ से कि इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी और वो एकदम बहुत ज्यादा खरीदने लगेंगे। हर आदमी को वैल्यू परचेज करनी है, क्योंकि आप देखोगे तो एमपी राजस्थान में बोनस की वजह से प्राइसेस भी हाई है और जो स्टॉकिस्ट है वो वैल्यू परचेज ढूंढता है, वो शायद उसको यूपी में मिलेगी जब वहां पे अच्छी आवकें शुरू होगी। लेकिन यूपी में भी जो है सरकार थोड़ा अपना बल दिखा रही है और जो है फ्री मूवमेंट का जो एक ये है वो उसमें जो है कुछ बाधा आ सकती है। तो हो हम्म। सकता है स्टॉकिस्ट यूपी में ज्यादा कंसंट्रेट करे इस साल। अजय जी, आप कहेंगे सरकार की सारी नीतियां जो गेहूं में थी, चाहे वो सप्लाईज को लेके थी, इन्फ्लेशन को लेके थी, वो सब काम करी हैं? देखिए भाव तो जो है पिछले साल 30-35% ऊपर गए थे बेस प्राइस से। तो अब आप ही समझ लीजिए उसको आप सफलता मानेंगे या नहीं, वो एक मतलब जो हर एक का आंकलन है। ठीक है, अवेलेबिलिटी थी लेकिन एट क्वाइट हाई प्राइस। आपको लगता है वो इस बार हम आता हुआ देखेंगे इस साल में कि वी आर पास दैट? ना, आई थिंक वो जो एक इनसिक्योरिटी थी वो एक बार तो खत्म हो चुकी है। पिछले 2 साल की जो इनसिक्योरिटी थी वो इस साल इतनी नजर नहीं आ रही। हर फेयर लो पॉइंट। हर वर्ग अपना इंतजाम करके चल रहा है कुछ इस साल। ऑलराइट। अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में काफी बेहतर साल एज ऑफ नाउ ये लगता हुआ। ऑफ कोर्स अर्ली डेज हैं, अभी भी बाजार में आवक आ जारी है और जैसे हमारे को एग्री मिनिस्टर ने बताया भी कि सिर्फ 38% अभी तक आवक आई है, लेकिन जितनी भी आवक आई है, जिस तरह की खरीदारी प्राइवेट ट्रेड और सरकार की तरफ से यहां पर बनती हुई नजर आई है, ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी गेहूं को लेकर फिलहाल इस साल में देखने को मिलेगी। लेकिन एज एन सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऑफ कोर्स यहां पर मानसून पर एक जरूर जोरदार नजर बना के रखेंगे। एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि नॉर्मल मानसून देखने को मिल सकता है। वेल, गेहूं की बाली को सोने की बाली कहते हैं और वहां से हम सोने की तरफ अब आते हैं। वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे हमारे साथ हैं। आशीष जी नमस्कार। एक और हफ्ता और तेजी के साथ कारोबार। ऑफ कोर्स इस हफ्ते में नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ नहीं देखा, जिसकी शायद बाजार को आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन $3220 पर आउंस के लेवल्स फिलहाल यहां पर हैं। कैसे देखते हैं आप अब ये क्वार्टर की शुरुआत? हम जानते हैं पिछले क्वार्टर में सेल्स बहुत बेहतरीन नहीं रही। करंट प्राइसेस पे अब यहां पर क्या सेंस है? गुड मॉर्निंग। जैसे आपने देखा लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था वो एकदम हाई पे था, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था। और मंडे को भी एक बार थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, लेकिन 3200 के नीचे नहीं जा पाया। तो ये दिखाता है कि ये 3200 का जो लेवल है वो स्ट्रांग है, उसके ऊपर सोना रहेगा। और उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी क्योंकि ये स्पाइक अचानक से आया था तो लोग थोड़े रुके हैं, लेकिन अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है तो शायद उसके बाद पूरा शादी का सीजन है तो अगले हफ्ते लोग आएंगे। इसमें एक चीज मैंने देखी है पिछले हफ्ते से कि जब मैं आपको पहले कह रहा था कि 60-70 हजार के रेट में
ओल्ड गोल्ड जो कस्टमर का आता था एक्सचेंज में, वो इतना खासा बढ़ा नहीं था। लेकिन ये जो लास्ट वाला रैली है 80-85 के ऊपर जो चला गया है, तब से, क्योंकि घर में शादी है, लोगों को जेवर लेना तो लाजमी है, तो उसमें लोग घर का पुराना सोना ज्यादा ला रहे एक्सचेंज में। वो परसेंटेज 30-40 से बढ़ के 50 के ऊपर भी कई कई जगह पे गया है। तो ये ट्रेंड देख रहा हूँ, लेकिन द ट्रेड इज होपफुल कि यही भाव स्टेडी रहेंगे, भले 90, 92, 93 के आसपास, तो कस्टमर वापस आ जाएगा। आशीष जी, क्या हम सिर्फ एक्सचेंज का ही गोल्ड देख रहे हैं, या फिर जिस तरह से मार्केट में एक पैनिक भी था पिछले हफ्ते में कि प्राइसेस इतने हाई आए हैं, बहुत गिर ना जाएं, उससे पहले हम बेच लें, क्या सेल भी आया है, स्क्रैप गोल्ड भी मार्केट्स में आया है? यस, जो स्क्रैप गोल्ड पहले 60-70 के रेट में नहीं आया था, वो 85-90 के रेंज में आया है। और वो कब आया है? जबकि वो 54-56,000 तक सोना गिर सकता है, ये जो न्यूज आया था और वो वायरल हो गया था, उससे लोगों के मन में अच्छा खासा डर बैठ गया था कि हम तो फंस जाएंगे, 80-90 के ऊपर गया, अभी टूट जाएगा भाव। तो वो डर के मारे एक हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा लोग सोना बेचने आए थे, और जो बेच के पछता भी रहे होंगे कि क्योंकि उसके बाद अभी ऊपर चढ़ के वापस 94 हुआ है। और जो कल भी हमने देखा कि 3200 के नीचे भी नहीं जा पाया। तो जो बाइंग हो रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है, और जो टूटने की बात है वो मुझे नहीं लगता कि भाव 85 वहां तक जाएंगे, नहीं जाएगा, 85-86 नीचे नहीं जाएगा। उसके आगे 1-2 साल के बाद पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में तो ये नहीं जाएगा। दूसरी जो चर्चा मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग रही है वो है लिक्विडिटी क्रंच को लेकर, क्योंकि जिस तरह से एक्सचेंज गोल्ड आया मार्केट में, जिस तरह से स्क्रैप गोल्ड लोग अपना पुराना सोना बेचने आए, तो क्या लिक्विडिटी कंसर्न्स थोड़ी सी अब बेहतर हुई हैं, या फिर अभी भी थोड़ा क्रंच है बाजार में? यस, लिक्विडिटी क्रंच तो डेफिनेटली था, लेकिन जब से वापस सोने ने स्पाइक लिया है तो लोगों की जो बेचने का फोर्स था वो कम हो गया है। तो थोड़ा लिक्विडिटी सुधर गई है, वीकेंड का सेल्स भी सबके पास आया है, तो लिक्विडिटी क्रंच थोड़ा कम है पहले लास्ट वीक से। जी, डिस्काउंटेड रेट्स हमने इंडियन मार्केट्स में लगातार पिछले 4-6 महीने से बनते हुए देखे हैं, स्पेशली जहां पर हम अब खड़े हैं। अब किस तरह के डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर ऑन बिल, कैश में? कैश में एज आई अंडरस्टैंड कि सब्सटेंशियली लो चल रहा था, क्योंकि किसी के पास सेल ज्यादा था नहीं, और लोग बेचने के लिए ज्यादा आ रहे थे, इसलिए कैश में डिस्काउंट बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन जो बैंकिंग चैनल्स है उसमें जो नॉमिनल 25-28 का जो डिस्काउंट था उतना ही चल रहा है। और कैश में कितना था ये? हेलो, कैश में कितना था आशीष जी? कैश में लगभग 4 से 5 हजार रुपए का डिस्काउंट चल रहा था, ऐसा सुना है। आशीष जी, अब मांग यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि अक्षय तृतीया है, लोग यहाँ पर सिंबॉलिक ही सही, ना नॉट सो मच इन वॉल्यूम बट वैल्यू यहाँ पर फिर से बनता हुआ नजर आएगा, जिस तरह के गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर हैं। क्या किस तरह के नंबर्स हम बनता हुआ देख सकते हैं? आप कहेंगे पिछले साल का जो ये अक्षय तृतीया था वहां से शायद नंबर्स कुछ कमजोर होंगे, क्या इस तरह की कॉन्वर्सेशन है विद इन द इंडस्ट्री? आई थिंक वॉल्यूम में थोड़ा अफेक्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि लास्ट ईयर टू दिस ईयर लगभग 30-35% का सोने की प्राइस में राइज हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली नॉर्मली सोने की जो डिमांड होती है वो प्राइस इलास्टिक होती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो इतना भी इलास्टिसिटी हमने देखा नहीं है। समझो प्राइस 30% ऊपर गया है, तो जो वॉल्यूम डिप आया है वो 5 से 10% तक का ही आया है। सो देयर इज डेफिनेटली डिमांड फॉर गोल्ड, देयर इज कॉन्फिडेंस इन गोल्ड। और शादियों में तो लोग लेते ही हैं, क्योंकि शादियों में हमें ये समझना चाहिए कि शादियों में जो खरीदारी होती है दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, शादी में जो खरीदारी करते हैं वो अगली जनरेशन को देते हैं, धरोहर समझते हैं। तो शादी में जो खरीदारी होती है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की जैसा नहीं होता है उनका आउटलुक। तो शादियों में लोग भले 90,000 के 95,000 है, लोग शादी में खरीदारी करेंगे। यस, वॉल्यूम इस बार हमें लगता है कि 5 से 10% नीचे जाएगा। आशीष जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक्सपेक्टेशन अक्रॉस इंडस्ट्री यही है कि अक्षय तृतीया की मांग यहाँ पर थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। पिछला क्वार्टर ऑलमोस्ट वॉश आउट था, क्योंकि एक तो फेस्टिवल नहीं था, कोई रीजन नहीं था, बहुत खरीदारी का, प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल भी थे। लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति सुधरती हुई दिख रही है, प्राइसेस में थोड़ी सी स्थिरता है, इवन एज वो ऑन द हायर प्राइसेस है। लेकिन 90-95 के बीच में जिस तरह से प्राइसेस में यहाँ पर कारोबार है, कुछ खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर वापस बनती हुई। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी होंगे, उनसे जानेंगे कैसे बनाए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस तरह के बाजार में।
अब यहाँ पर मार्केट्स की कर लेते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए उसके ऊपर। और दिनेश जी नमस्कार। सबसे पहले सोने से ही शुरुआत करेंगे। ज्यादातर बाजार को अब यही लगता है कि बहुत बड़ा फॉल नियर टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि टैरिफ अनसर्टनिटी अभी भी यहाँ पर काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। कैसे देखते हैं आप ये 3200 के लेवल्स, यहाँ से क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। अगर आप पिछला 3 साल ट्रैक करते हो तो जितने ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशन उन 3 सालों में हमने देखा, वो हमने अभी बिल्कुल भी नहीं देखा है। वॉर सारे जगह पीस वाली माहौल बन चुकी है, फिर भी गोल्ड जो है ये निरंतर ऑल टाइम हाई छू रहा है। इसका जो मुख्य कारण है ये है टैरिफ लाइक सिचुएशन, अनसर्टेनिटीज इन द यूएस एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस। वो जो चीजें चल रही है उसी को चलते गोल्ड में बार बार पुश आ रहा है और प्राइसेस हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 94,000 टच कर चुकी थी। और इंटरनेशनल मार्केट की बात अगर हम करें तो 3245 के लेवल्स हमने छूते हुए देखे हैं। अब जो अनसर्टेनिटीज है, मुझे लगता है ये प्राइसेस को और ज्यादा ऊपर पुश करने की पूरी संभावना नजर आती है। 93,200 के आसपास या मौजूदा स्तर पर आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 94,000 का लेवल शायद आज दोबारा छूने की ये चेष्टा करेगा। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 92,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जो मोमेंटम है ये लगता है मुझे बार बार ऊपर जाने का पूरा प्रयास करेगा। एक जो रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर बताया था कि 40% गोल्ड में फॉल आ सकता है, वही डिमांड को रोके रखा था। बट अब नए हाई बनते हो मुझे लगता है कि डिमांड दोबारा लौट कर आ सकती है। ऑलराइट दिनेश जी, इंटरेस्टिंगली हम चैनल पे बहुत सारे लोगों को आता हुआ देखते हैं और सभी हेडलाइंस बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, लेकिन एक 40% डिक्लाइन, वो भी ऐसी मार्केट में जो कि ग्लोबली ओन्ड एज अ कमोडिटी एंड ट्रेडेड है। कैसे देखते हैं आप इस तरह की रिपोर्ट्स को? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अनसर्टनिटी है तो लोग यहाँ पर 4, 5, 6, 8 हजार की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक 40% का नीचे कट ऑफ कैसे रीड करते हैं आप? बिल्कुल, गोल्ड ऐसी चीज है जो मुख्य तौर पर सभी लोगों से काफी ज्यादा जुड़ाव रखती है, लगाव रखती है। और मतलब खास करके जो महिलाएं वर्ग है, मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा आकर्षित रहती है। आप यकीन नहीं मानोगे, करीब करीब मुझे 60 लेडीज का फोन आ चुका है जो कह रहे थे कि घर का सोना बेचेगा इन रेट्स में। तो जो ये एक जो हाइप क्रिएट हुआ था, ऐसा लगता है कोई एक नई चीज अगर मार्केट में आप पुशअप करते हो तो दैट क्रिएट्स अ न्यू थिंग। और सभी को लगता है कि शायद ये कोई नई बात है और ये संभव हो सकती है। बट ऐसा नहीं लगता मुझे कि 40% वाली फॉल की कोई बात हो सकती है। डाउनसाइड अगर मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स अगर कोई आए तो 85-86,000 अब ये बेस बनाता रहेगा। और इससे नीचे जाने की संभावना मुझे बिल्कुल कम नजर आती है। दिनेश जी, जितनी बार भी इस तरह की अनसर्टनिटी आई है, चाहे वो लीमन ब्रदर्स के टाइम पे था या फिर हमने फाइनेंशियल क्राइसिस में वैसा बनता हुआ देखा कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े और उसके बाद खासी करेक्शन भी देखने को मिली। मैक्सिमम करेक्शन एक ऑल टाइम हाई बनने के बाद कितनी है? क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया 30% तक की तो कैलकुलेशन यहाँ पर कई बार बनाई है सोने ने। बिल्कुल 28 से 30% जरूर बनाई थी। मतलब जब भी मैं कहता हूं कि 2 साल में ही करेक्टिव फेज आया था, ये सबसे बड़ा जो था, ये उसमें रुपये और डॉलर अप्रिसिएशन भी काफी ज्यादा हुआ था और साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी फॉल आया था। ये एक ही समय था जहां 28 से 29% का फॉल आया था, बाकी 7 से 8% एक बार आया था और माइनर 1% एक बार आया था। इसके अलावा निरंतर 13 से 14% अगर हम सीजीआर देखते हो तो ये कंटिन्यूस बड़ा ही बड़ा है। और जो करीब मुझे लगता है कि 2004 में 4 या 5 हजार रुपए रेट हुआ करता था, जो करीब 94,000 है। तो इतना बड़ा अप्रिसिएशन मुझे लगता है गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने निरंतर दिया है। दिनेश जी, एक और रिपोर्ट यहाँ पर स्विस एशिया कैपिटल की भी है। एक्चुअली वो हमारे साथ चैनल पे भी थे। उन्होंने कहा कि $8,000 पर आउंस की एक्सपेक्टेशन 2028-29 तक उनको नजर आती है। ये दूसरी तरफ का एक्सट्रीम नंबर है, इसे कैसे रीड करेंगे? बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश व्यू है। मुझे लगता है कि 3700-3800 ये एक समझा जा सकता है कि यहाँ तक जरूर प्राइसेस पहुंच सकती है। एक बड़े लेवल आने के बाद में उसमें डिमांड एकदम निगलिबल हो जाती है और एक एसेट क्लास बनकर रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इसको कहीं 3700 के आसपास रुका जाए, वहां पे बाद में प्राइसेस स्टेबलाइज होकर 37 to 31 ये दायरा मुझे लगता है कि उस समय 1 या 2 साल में ये मेंटेन रह सकता है। दिनेश जी, चांदी को लेकर क्या सेंस है? बिकॉज ये तीसरा ऐसा लगातार साल है जब बाजार को लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। अब तक हमने होता हुआ नहीं देखा। बिल्कुल, ये 24,000 का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। मुझे लगता है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करने की पूरी संभावना यहाँ लगती है। सिल्वर लेकिन नीचे से रिकवरी काफी अच्छी आई है। 86,000 का सिल्वर का आप बेस पकड़ के चलिए और मुझे लगता है दिस वीक हमें 96,400, 97,000 दोबारा दिखा सकता है। एक बड़ी रैली इसमें ड्यू है और हो सकता है, मुझे लगता है जहां गोल्ड पॉज लेगा वहां सिल्वर की रैली निश्चित तौर से शुरू हो। मेटल्स में ये दूसरे हफ्ते ऐसा है कि जब हमने बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ देखा है, अपने नीचे लोअर लेवल से, मल्टी ईयर लो से सभी मेटल्स करीबन 5 से 8% ऊपर है। कॉपर ऑफकोर्स सबसे बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन दिखाता हुआ। यहाँ पर क्या करने की राय है? बिल्कुल, कॉपर जो 790 का लो बनाया था, एक बेसलाइन सपोर्ट वहां क्रिएट करके दोबारा ये मुझे लगता है कि 750 850 के आसपास अगर आता है तो यहाँ मुझे लगता है कि लॉन्ग एक बार एग्जिट किया जा सकता है। 851 के आसपास शॉर्ट सेल क्रिएट करके 856 के स्टॉप लॉस से 838 का टारगेट देखा जा सकता है।
एक और चीज जो लगातार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मूव्स देती हुई नजर आई है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। करंटली जिस तरह के लेवल्स हैं ऑलमोस्ट सभी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मॉर्गन है, यूबीएस है, सभी ने यहाँ पर अपना एक्सपेक्टेशन प्राइसेस को लेकर कम किया है। इस साल की शुरुआत हुई थी 80, 85, 95 तक भी लोगों ने कहा था कि कच्चा तेल जा सकता है अनसर्टनिटी के चलते, लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली आई है सभी के लेवल्स अब बिलो 70 हैं ब्रेंट के लिए इस साल के लिए एवरेज के लिहाज से। आपको लगता है ये लगातार गिरावट दिखाता रहेगा? गिरावट का एक बहुत बड़ी जिसमें आई चुकी है। जो 7,000 के रेट हमने देखे थे इंडियन मार्केट में और करीब करीब 4800 के रेट हमने देख लिया, 2200 का फॉल इसमें आ चुका है। एक पुल बैक रैली जिसमें ड्यू है, मुझे लगता है वो जो रैली वो 5500 5600 यहां तक दिखा सकता है। वहां पर अगर हम शॉर्ट सेल क्रिएट कर दे तो मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 5000 रन के लेवल। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ब्रॉड रेंज में कहूंगा तो डाउन साइड 5000, अपसाइड 5600, दिस इज मिड वे। तो एक अपसाइड पोटेंशियल के 5600 के आसपास आता तो शॉर्ट सेल क्रिएट करके रखे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे दोबारा 5000 के नीचे जाने की संभावनाएं दिखाता है। रुपए में आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि रुपए में और अप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आ सकता है, ना सिर्फ इस साल के लिए बट अगले साल के लिए भी? मुझे लगता है 85, 84, 50 ये यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। 88 से ऊपर ये साल में मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में जो ऊपर से तेज गिरावट हमें देखने मिली है वो भी मुझे लगता है कि 99-20 के अराउंड कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाना चाहिए और 103 अपसाइड मुझे लगता है। अब ये जो बड़े बड़े मूव्स आने थे डॉलर रूपी में या हम कहते हैं डॉलर इंडेक्स में, ये स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड हमें आता हुआ लगता है। फाइनल सवाल यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज जो हैं इंटरनेशनल एग्री कमोडिटीज, वहां पे तो कुछ खरीदारी यहाँ पर भी लौटी है, चाहे वो रबर है, कॉटन है, शुगर ऑफ कोर्स अभी भी मल्टी वीक क्लोज पर है, लेकिन बाकी में कुछ कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। इंडियन मार्केट्स में इसके क्या इम्पैक्ट या रेपरकशंस देखे हैं आपने? इंडियन मार्केट में स्पाइसेस में अच्छा सा बूम आया है। हमने देखा है कि जीरे में डाउन साइड से करीब करीब 25% का मूव आया है, एक अच्छी तेजी आई है। साथ ही साथ हल्दी में हमने देखा 40% की तेजी आई है। तो ये काफी रिलीफ रैली रही है खास करके स्पाइसेस में। ये दो ही ऐसे मात्र काउंटर रहे हैं जहां अच्छी मूवमेंट आई है। ग्वारसीड ग्वार जब की बात करते हैं तो एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है और उसी रेंज दायरे में चल रहा है। एक कॉटन सीड ऑयल केक है जो डाउन साइड 2550 2600 के लेवल गया था, वो दोबारा 2900 लेवल आसपास आया है। मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कॉटन की शॉर्टेज देखी जा रही है और इस समय कैटल फील्ड में खासकर फूड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आई थिंक आने वाले समय में ये 3000 के लेवल और अपसाइड 3080 के लेवल्स कॉटन सीड ऑयल केक निश्चित तौर से दिखा सकता है। ऑलराइट, तो मसालों पे और कॉटन सीड ऑयल केक पर होनी चाहिए आपकी नजर और खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज इवन करेंसी पर भी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।